हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है गुरुकुलम के ऑनलाइन क्लासेज में। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? चलिए, आज हम बात करने वाले हैं अपना चैप्टर 5 के बारे में, कक्षा 10वीं का चैप्टर 5, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। ठीक, अब हम बायो का अपना पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, जैव प्रक्रम के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जैव प्रक्रम क्या होता है, फिर जैव प्रक्रम में कौन कौन सी प्रक्रियाएं आती हैं, और उसके बाद उन प्रक्रियाओं के बारे में, जैसे पोषण हो गया, इन सब के बारे में हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले हम जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम, देखिए, जैव प्रक्रम मतलब लाइफ प्रोसेस। ठीक, यानी किसी जीव में होने वाला जो उसके जीवन के लिए आवश्यक है, उसको जीवित रहने के लिए आवश्यक है, उसकी कोशिकाओं को, या फिर बात करें उसके शरीर में मरम्मत और उसको अनुरक्षण और वृद्धि करने के लिए आवश्यक है, वो क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम। ठीक, तो पहले हम क्या लिख सकते हैं? वह वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से, सम्मिलित मतलब एक साथ मिलकर, सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? अनुरक्षण, अनुरक्षण का कार्य करते हैं, कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अब कैसे? ध्यान दीजिए इस बात को। जैसे अनुरक्षण मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिए, अनुरक्षण, अनुच्छेद मतलब कि एक तरह से रक्षा करना, यानी कि हमारे जो शरीर है वहां पर किसी प्रकार का दिक्कत हो, या फिर कोई कोशिकाओं में प्रॉब्लम हो, ठीक, हमारे शरीर को वृद्धि चाहिए, हमारे शरीर को पोषक तत्वों का आवश्यकता है, तो उन सभी प्रक्रम जो मिलकर ये सब कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम। अनुरक्षण मतलब की रक्षा करने का काम। जैसे देखिए, श्वसन के द्वारा हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ठीक, ऊर्जा मिलती है, भोजन द्वारा ऊर्जा मिलती है। ठीक, श्वसन से सांस लेते हुए ऊर्जा मिलती है। आपको कैसे पता, कैसे होगा कि ग्लूकोज में विखंडित होता है। ठीक, तो ग्लूकोज बनने के कारण हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक, उसके बाद हम उत्सर्जन अंग होता है, जो शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनसे बाहर निकाला जाता है। ठीक, उत्सर्जन अंगों से, तो क्या होता है, वो भी अनुरक्षण का कार्य करते हैं, क्योंकि यदि अपशिष्ट पदार्थ हमारे पेट में या फिर हमारे शरीर में रहेंगे तो उससे क्या होगा? हमारे शरीर को हानि होगी। तो इन सभी को, जो सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम। ठीक, अब देखिए, अब हम बात करते हैं जैव प्रक्रम में आते क्या क्या है। जैसे हम देखते हैं, जैसे हम देखिए, पहला पोषण, क्या? पोषण। ठीक, दूसरा देखिए, पहला पोषण, पोषण क्या होता है कि जैसे हम भोजन करते हैं, ठीक, भोजन करने के बाद हमें उससे जो पोषक तत्व मिलते हैं, ठीक, उसको ग्रहण कर, या पोषक तत्व को ग्रहण कर, अवशोषित कर, हम अपने शरीर की रक्षा या फिर विकास और वृद्धि में उपयोग जो करते हैं, वही क्या कहलाता है? पोषण। ठीक, पोषण हो गया। फिर उसके बाद आपका आएगा शोषण। ठीक, पोषण के बाद शोषण, उसके बाद वहन। ठीक, फिर इसके बाद आ जाएगा आप लोगों का चौथा नंबर उत्सर्जन। क्या आएगा? उत्सर्जन। पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। देखिए, हम बारी बारी से सभी पर चर्चा करेंगे। ठीक, पहले हम पोषण पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे, पहले पोषण पढ़ेंगे तो पोषण में हम स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण क्या होता है, ठीक, उसे पढ़ेंगे। फिर मानवों में पोषण, तो उसके बाद हम श्वसन पे आएंगे, फिर वहन, फिर उत्सर्जन, ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जैव प्रक्रम को उतारिए, इतना उतारिए, आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए जल्दी। चलिए, अब हम आते हैं अपना पहला टॉपिक पर, शुरू करते हैं, क्या? पोषण। ठीक, क्या पढ़ना है हमें? पोषण। ठीक, पोषण क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, खाद्य पदार्थों को ग्रहण कर, ठीक, किन्हें?
खाद्य पदार्थों को ग्रहण कर उनसे प्राप्त पोषक तत्वों को अवशोषित कर। ठीक, खाद्य पदार्थों को ग्रहण कर उनसे प्राप्त पोषक तत्वों को अवशोषित कर। जैसे हम भोजन करते हैं तो उनसे हमें जो पोषक तत्व मिलते हैं उनसे हमारे शरीर द्वारा, शरीर की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक, यानी शरीर की जो अंग है उनसे अवशोषित कर उनके द्वारा वृद्धि और विकास में सहायक जो होते हैं वही मतलब की अवशोषित करके हम वृद्धि और विकास करते हैं। ठीक, हमारे शरीर की वृद्धि होती है, विकास होता है, हमारे अंगों की मरम्मत होती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? पोषण। ठीक, तो देखिए खाद्य पदार्थों को ग्रहण कर खाद्य पदार्थों को ग्रहण कर उनसे प्राप्त पोषक तत्वों को अवशोषित कर, क्या करना? अवशोषित कर वृद्धि और विकास करना। ठीक, वृद्धि और विकास करना। वृद्धि और विकास करना ही पोषण कहलाता है। ठीक, वृद्धि और विकास करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ठीक, तो खाद्य पदार्थों को ग्रहण कर उनसे प्राप्त पोषक तत्वों को अवशोषित कर वृद्धि और विकास करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अब देखिए पोषण के प्रकार क्या होते हैं। ठीक, पोषण समझ आ गया क्या होता है। ठीक, अब हम देखते हैं पोषण के प्रकार। क्या? पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार। ठीक, देखिए पोषण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? पोषण दो प्रकार के होते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं। ठीक, पोषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। देखिए पोषक दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वपोषी पोषण। क्या? स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण। ठीक, पहला स्वपोषी पोषण। दूसरा आपका है विषम पोषी पोषण। क्या है? विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। ठीक, ये दो प्रकार के पोषण हमें देखने हैं। ठीक, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। ध्यान दीजिए। अब स्वपोषी पोषण क्या होते हैं? जो जीवधारी या फिर जो जीव ठीक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। ठीक, और उसके बाद उस प्रकार का पोषण क्या कहलाता है? स्वपोषी पोषण। ठीक, स्वपोषी जीव क्या होते हैं? जो स्वयं भोजन बनाते हैं, और जो स्वयं भोजन बनाते हैं वो स्वपोषी जीव कहलाते हैं। और उसके बाद उस प्रकार का पोषण क्या कहलाता है? स्वपोषी पोषण। यानी चलिए हम लोग इसे अलग अलग करके देखते हैं। ठीक, तो इसका इतना लिखिए, उसके बाद हम आते हैं स्वपोषी पोषण पर। ठीक, तो बात करते हैं स्वपोषी पोषण होता क्या है। लिखिए, जल्दी कीजिए। चलिए हो गया। स्वपोषी पोषण किस पर बात करना है हमें? स्वपोषी पोषण। ठीक, देखिए स्वपोषी पोषण हमें क्या पढ़ना है? पहला स्वपोषी पोषण। देखिए अब स्वपोषी पोषण क्या होते हैं? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उस भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों को ग्रहण कर अपने वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। ठीक, क्या? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं
और उससे प्राप्त भोज्य पदार्थों का भोज्य पदार्थों उससे प्राप्त भोज्य पदार्थों या फिर पोषक तत्वों से, ऐसा लिखिए। उससे प्राप्त पोषक तत्वों से अपना वृद्धि और विकास करते हैं, वृद्धि और विकास करते हैं, ठीक, विकास करते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी पोषण कहलाता है। स्वपोषी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उससे प्राप्त पोषक तत्वों से वृद्धि और विकास करते हैं, वह जीव क्या कहलाते हैं? स्वपोषी जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी जीव कहलाते हैं, कहलाते हैं। और इस प्रकार का पोषण इस प्रकार का पोषण स्वपोषी पोषण कहलाता है। कैसा पोषण? स्वपोषी पोषण कहलाता है, कहलाता है। अब एग्जाम्पल में पहले देखिए, जैसे हम बात करते हैं जितने भी हरे पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे, ठीक, स्वपोषी पोषण के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? स्वपोषी पोषण के उदाहरण है, उदाहरण है, ठीक। कैसे? देखिएगा, जो पेड़ पौधे होते हैं वह सूर्य से प्रकाश लेकर यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, ठीक। उसमें किन किन पदार्थों की किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, ठीक, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद बनता क्या है वो सब बात करेंगे, ठीक। तो इसको लिखिए, स्वपोषी पोषण वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उससे प्राप्त पोषक तत्वों से अपना वृद्धि और विकास करते हैं, स्वपोषी जीव कहलाते हैं। और इस प्रकार का पोषण क्या कहलाता है? स्वपोषी पोषण कहलाता है। हरे पेड़ पौधे स्वपोषी पोषण के क्या है? उदाहरण होते हैं, ठीक। इसको लिखिए। चलिए अब हम बात करते हैं हरे पौधों में किस प्रकार का पोषण होता है? स्वपोषी पोषण, ठीक। और उसमें कैसे वो भोजन बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। तो हम पढ़ेंगे क्या? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, ठीक। अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है। ध्यान दीजिए, जब पौधे सूर्य से प्रकाश, ठीक, और मृदा से जल, और उसके बाद सूर्य से प्रकाश, मृदा से जल और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करते हैं और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक, किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? ये पत्तियों में पाया जाता है, ठीक, पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने में मदद करता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति से अपना भोजन बनाते हैं, ठीक, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट में कौन सा कार्बोहाइड्रेट? ग्लूकोज, ठीक। तो क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ठीक। अब हम लिखते हैं, देखिए, जब अभी ऐसा लिखते हैं, पेड़ पौधे सूर्य से प्रकाश कौमा मृदा से जल और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड को प्राप्त मतलब ग्रहण करना, ठीक, प्राप्त कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, अपना क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं,
अपना भोजन में यहाँ पर लिख सकते हैं उपस्थिति में, ऐसा देखिए कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कोष्टक में ग्लूकोज, क्या लिखेंगे कोष्टक में ग्लूकोज। क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट कोष्टक में ग्लूकोज, कोष्टक बंद। ठीक, का निर्माण करते हैं, का निर्माण करते हैं, यही प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण, कैसी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण, यही प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। देखिए इस प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण क्या होगा, हमने क्या लिखा है कि पेड़ पौधे सूर्य से प्रकाश और मृदा से जल, ठीक, और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। चलिए इतना लिखिए, उसके बाद हम उसको आते हैं अगले टॉपिक पर, मतलब कि इसका रासायनिक समीकरण लिखते हैं। ठीक है, इसको लिखिए। चलिए प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण देखते हैं। ठीक, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ पौधे सूर्य से प्रकाश, मृदा से जल और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 लिए, ठीक, मृदा से जल लिए, ठीक, और उसके बाद सूर्य से प्रकाश, यानी सूर्य का प्रकाश, ठीक, सूर्य का प्रकाश, और किसकी उपस्थिति में क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्लोरोफिल क्या होता है, आप लोग को बताया कि जो पत्तियों में हरी पत्तियां होती है उनमें एक ऐसा क्लोरोफिल एक ऐसा वर्णक होता है, एक तरह से बात करें कि जो पत्तियों में प्रकाश को अवशोषित करने का काम करता है। ठीक, क्लोरोफिल, ठीक, इसकी उपस्थिति में C6 क्या बनाती है कार्बोहाइड्रेट, जिसे क्या कहते हैं ग्लूकोज, C6H12O6, और साथ में जल बनाती है, ठीक, और साथ में ऑक्सीजन। ठीक, अब देखिए बैलेंस कर रही है इस अभिक्रिया को, यहाँ पर देखिए 12 लगा देंगे, यहाँ पर 6 लगा देंगे, ध्यान रखिएगा। इधर हाइड्रो जल जो है यहाँ पर बस 12 लगा देंगे, बाकी इसको कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर 6 लगा देंगे, यहाँ पर भी 6 लगा देंगे, यहाँ पर भी 6 लगा देंगे। तो देखिए अब क्या बैलेंस है, 6 कार्बन इधर, ठीक, 6 कार्बन इधर। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन 6 दूना 12, 12 यहाँ, 12 12 24, ठीक, 24 ऑक्सीजन, तो 6 ऑक्सीजन यहाँ, 6 ऑक्सीजन यहाँ, ठीक। उसके बाद 6 दूना 12, 12 यहाँ, 12, 6 यहाँ, 6 यहाँ, तो 24 हो गए। और उसके बाद हाइड्रोजन देखिए 12 दूना 24, 12 यहाँ हो गए, और 6 दूना 12, 12 12 24, ठीक, पूरा हो गया। अब चलिए देखिए आता है पेपर में कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री का वर्णन कीजिए। क्या आता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री का वर्णन कीजिए। ठीक, चलिए इसको लिख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, यहाँ हम लिख दे रहे हैं नीचे, प्लस में 6O2 है, क्या है 6O2। ठीक, चलिए इसको हटाते हैं। देखिएगा अब लिखना क्या है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, या फिर प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक
कच्ची सामग्री, कच्ची सामग्री, ठीक। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है? कच्ची सामग्री का मतलब कि जिनका उपयोग कर पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक। जैसे देखिए पहला हम बात करते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य का प्रकाश अवशोषित करता है। क्लोरोफिल द्वारा, क्लोरोफिल द्वारा सूर्य का प्रकाश अवशोषित करना, अवशोषित करना, ठीक। क्लोरोफिल द्वारा सूर्य का प्रकाश अवशोषित करना, ठीक है। अब हम बात करें दूसरा नंबर, तो जल के अणुओं का, किसका? जल के अणुओं का, जल के अणुओं का हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में विघटन, क्या? में विघटन, मतलब जल के अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं, ठीक। तीसरा नंबर, जो जल के अणु में देखिए ऑक्सीजन बना है, उसके बाद यहाँ पर प्रक्रिया होती है जिसके कारण दोबारा से हाइड्रोजन मिलकर जल बना लेते हैं, ठीक। तो तीसरा नंबर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का, वो सब हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन बस इतना समझना है कि जल के अणु क्या करते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में, ग्लूकोज में अपचयित होना, अपचयित होना, ठीक। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में क्या होना? अपचयित होना, ठीक। उसके बाद हम चौथा नंबर देख सकते हैं, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में अपचयित होना, ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट हम चाहे जो लिख सकते हैं, ठीक। ग्लूकोज में अपचयित या अपचयन होना, ठीक। अपचयन लिख लीजिए, एक ही चीज है अपचयन, ठीक। कार्बन डाई का ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में अपचयन, ठीक। चौथा नंबर देखिए, जो प्रकाश ऊर्जा है, यानी सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा मिली, प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना, किसमें? रासायनिक ऊर्जा, ऊर्जा में बदलना, ठीक। अब देखिए यह हमारा था स्वपोषी, क्या था? स्वपोषी, जिसमें हमने पढ़ा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, यहाँ पर कहने का अर्थ है कि इसमें हमने पढ़ा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिसमें हमने पढ़ा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जल के साथ सूर्य के प्रकाश को शोषित कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करता है? ग्लूकोज और जल बनाता है, ठीक। ग्लूकोज, ठीक, जल और क्या बनाता है? ऑक्सीजन, क्या बनाता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस बोल सकते हैं, ठीक। अभी ऑक्सीजन बनाता है, जो भी लिखे, ठीक। उसके बाद इधर जल लेता है और यहाँ से क्या है? कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक। इसके नाम लिख दीजिए कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक। चलिए इतना आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद अब हम आते हैं विषम पोषी पोषण, ठीक, या फिर पर पोषी पोषण जिसे कहते हैं, ठीक। उसके बारे में जानते हैं कि विषम पोषी पोषण क्या होता है, लिखिए। यहाँ पर हमने लिखा है ऑक्सीजन गैस, ठीक है, लिखा है ऑक्सीजन गैस। चलिए
और इसके बाद प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कौन कौन सी है? क्लोरोफिल द्वारा सूर्य का प्रकाश अवशोषित करना, जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटन, कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में अपचयन। ठीक, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण। ठीक, यानी जो प्रकाश ऊर्जा है वह रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक, अब क्रिया होते वक्त चलिए इसको इतना लिख लीजिए, क्योंकि आपको पता है जो ऊर्जा होती है वो तो ना तो उत्पन्न हो सकती है ना तो नष्ट, वह एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं विषमपोषी पोषण पर। क्या पढ़ना है हमें? विषमपोषी पोषण। ठीक है, विषमपोषी पोषण या फिर इसका एक और नाम दिया जाता है परपोषी पोषण। ठीक, परपोषी पोषण। ठीक, अब देखते हैं यह क्या होता है। देखिए, वह पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहता है। ठीक, वह पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। किस पर? दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, जीवों पर निर्भर रहता है, उसे विषमपोषी विषमपोषी या फिर परपोषी क्या कहते हैं? परपोषी पोषण कहते हैं, पोषण कहते हैं। अब देखिए, वह पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है उसे क्या कहते हैं? विषमपोषी पोषण या परपोषी पोषण। ऐसे जीव विषमपोषी विषमपोषी या फिर परपोषी जीव कहलाते हैं। ठीक, जीव कहलाते हैं। ठीक है ना, यानी वह पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है उसे क्या कहते हैं? विषमपोषी पोषण या परपोषी पोषण। इसमें वह अपना भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहता है? दूसरों पर। ठीक, अब जैसे देखिए, आप लोग के मन में एक डाउट चलेगा कि हमारे घरों में मम्मी जो होती है खाना बनाती है तो इसका मतलब वो क्या है? स्वयं पोषी स्वपोषी पोषण है? नहीं, वह विषम पोषी पोषण का उदाहरण है। मतलब सभी मनुष्य जो है एक तरह से वह किसके उदाहरण है? जो विषम पोषी पोषण के उदाहरण है। क्यों? क्योंकि हम पेड़ पौधों द्वारा उत्पाद किए गए भोजन पर हम निर्भर रहते हैं। ठीक, पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। हमारे घर में जो खाना बनाते हैं हमारी मम्मी लोग वो क्या करती है कि पौधों द्वारा प्राप्त भोजन उसको पका कर हमें देती है। ठीक, वो स्वपोषी नहीं विषम पोषी पोषण होगा। ठीक, देखिए अब इसमें देखते हैं विषम पोषी पोषण के उदाहरण किसके? विषम उदाहरण से पहले उदाहरण अभी मिल जाएगा आप लोगों को, लेकिन इसमें देखेंगे विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण के प्रकार। क्या के प्रकार? ठीक, देखिए पहला आता है प्राणी समभोजी। क्या आता है? प्राणी समभोजी। ठीक, इसमें क्या आते हैं? वे जीव जो वे जीव जो
ठोस व तरल पदार्थों को ग्रहण करते हैं। यानी वे जीव इसमें आते हैं जो ठोस तथा तरल पदार्थों का ग्रहण करते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए इसमें देखिएगा, तो प्राणी संभोजी जीवों में वे जीव जो ठोस तथा तरल पदार्थों का ग्रहण करते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे प्राणी समभोजी जीव कहलाते हैं, या फिर प्राणी समभोजी पोषण कहलाता है। वह, ऐसा लिखिए, वह प्राणी समभोजी पोषण कहलाता है। ठीक, वह क्या कहलाता है? प्राणी संभोजी पोषण कहलाता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, जितने भी जीवधारी हैं, ठीक, यानी जो सभी जीवधारी हैं लगभग, उदाहरण में सभी जीव प्राणी संभोजी, किसके? प्राणी संभोजी सभी जीव प्राणी संभोजी पोषण के उदाहरण है। ठीक, जो सभी जीव है वो किसके उदाहरण है? प्राणी संभोजी पोषण के उदाहरण है। और दूसरा देखिए, आता है मृतोपजीवी। क्या आता है? मृतोपजीवी। ठीक, यानी वे जीव जो मृत जंतुओं के ऊपर निर्भर रहते हैं, यानी मरे हुए जंतुओं के ऊपर रहते हैं, ठीक, और उनसे ही अपना भोजन या फिर पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक, वे जीव जो मृत जंतुओं पर निर्भर रहते हैं और उनसे ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए देखिएगा, उदाहरण के लिए जैसे देखिए, जो मृत जीव जंतु हैं, पेड़ पौधों पर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ शैवाल जैसे उग जाते हैं। ठीक, तो शैवाल हो गया इसमें, ठीक, या शैवाल और कवक, इसके उदाहरण है। ठीक, शैवाल और कवक इसके उदाहरण है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। मृतोपजीवी पोषण में जीवाणु भी बोल सकते हैं, शैवाल, कवक, जीवाणु आदि। ठीक, उसके बाद हम आते हैं तीसरे नंबर पर, परजीवी पोषण। कैसा पोषण? परजीवी पोषण। परजीवी पोषण वह पोषण या फिर वे जीव जो दूसरे जीवित यानी जिनमें जान होता है, जो जीवित रहते हैं, जीवित जंतुओं या फिर जीवों पर, ऐसा लिखिए, दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं या फिर ऐसा लिखिए, वे जीव जो दूसरे जीवित जीवों के शरीर के अंदर या बाहर, कहाँ? बाहर रहकर अपना भोजन
प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं, ठीक। और इस प्रकार का पोषण कैसा कहलाता है? परजीवी पोषण, ठीक। वे जीव प्राणी संभोजी देख लीजिए, वे जीव जो ठोस व तरल पदार्थों को ग्रहण करते हैं प्राणी संभोजी पोषण कहलाता है, ठीक। मतलब जो जीव ये करते हैं वह प्राणी संभोजी जीव कहलाते हैं, लेकिन उस प्रकार का पोषण क्या कहलाता है? प्राणी संभोजी पोषण, ठीक। इसमें सभी जीव जो सभी जीवधारी जो होते हैं वो प्राणी संभोजी पोषण के उदाहरण होते हैं। मृतोपजीवी वे जीव मृत जो वे जीव जो मृत जो मृत वे जीव जो मृत जंतुओं पर निर्भर रहते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? मृतोपजीवी, जैसे शैवाल, कवक और जीवाणु, ठीक। परजीवी पोषण वे जीव जो दूसरे जीवों के शरीर के अंदर रहते हैं या बाहर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? परजीवी पोषण कहलाते हैं, ठीक। उदाहरण के लिए देख लीजिए, उदाहरण में ध्यान दीजिएगा। जैसे हम बात करते हैं मनुष्य के आंत में रहने वाला कृमि, कृमि एक प्रकार का जीव होता है, ठीक। मनुष्य के आंत में कृमि, उसके बाद हमारे से बालों में रहता है जूं, क्या रहता है? जूं, ठीक। और मच्छर, ठीक, मच्छर। देखिए क्या कह रहा है? जो जीवित जीवों के शरीर के अंदर अंदर रहे या फिर बाहर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक। तो मनुष्य के हाथ में अंदर जो रहता है कृमि, जो बालों में रहता है, ठीक। मच्छर ये सब बाहर रहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर पोषण खत्म हुआ, ठीक। और चलिए देखिए हम लोग अगले टॉपिक पर आएंगे, मनुष्य में पोषण, ठीक। तो अगला टॉपिक कल पढ़ेंगे। उसके पहले हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे कि अमीबा में भोजन कैसे, मतलब अमीबा में किस प्रकार से भोजन का ग्रहण होता है, ठीक। तो ये सब टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे, इतना आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया था कि मृतोपजीवी में वे जीव जो मृत जंतुओं पर निर्भर रहते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल में कवक जीवाणु सही है, लेकिन यहाँ पर शैवाल नहीं होगा। शैवाल जो होते हैं वह स्वपोषी के उदाहरण होते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वो अपने से ही भोजन प्राप्त बनाते हैं, ठीक। अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर शैवाल नहीं होगा। चलिए बस यही थोड़ा गड़बड़ था, उसको सही कर लीजिएगा। बस पढ़ाई करते रहिए। चलिए कल मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।